हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल के तरफ जो भी वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए लेकर आई जाए उसका नोटिफिकेशन बिना किसी रोक टोक बिना किसी बाधा के आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्री बोर्ड एग्जाम जो होते हैं दोस्तों बोर्ड के सिमिलर होते हैं और इसी आधार पर जो है आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो इसके लिहाज से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस बार प्री बोर्ड में किस आधार पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिका के तट से लगा छोटा सा द्वीपीय देश है। तो दोस्तों अमेरिका के तट से लगा छोटा सा जो द्वीपीय देश है वह है क्यूबा। और क्यूबा की अगर हम बात करें दोस्तों तो क्यूबा मिसाइल संकट कब होता है 1962 में। जी हाँ, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट होता है और इसे शीत युद्ध की अंतिम परिणति यानी चरम स्थिति के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ से एक और दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के नेता कौन थे। तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा के नेता थे फिदेल कास्त्रो। कौन थे? फिदेल कास्त्रो। और अमेरिका के कौन थे? अमेरिका के थे दोस्तों जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी। और अगर हम बात करें तो सोवियत संघ के कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान क्यूबा संघ के जो नेता थे वो थे निकेता खुरुश्चेव। जी हाँ, कौन थे? निकेता खुरुश्चेव। तो ऐसे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के नाम मैं केवल सोल्यूशन करने वाला बल्कि हम इसके जो है एक प्रकार से दोस्तों विश्लेषण करेंगे कि इन क्वेश्चंस और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध शीत युद्ध से था? ए क्यूबा मिसाइल संकट, बिल्कुल था। अमेरिका और सोवियत संघ बीच तनाव व प्रतिस्पर्धा, बिल्कुल था। और तीसरा, अमेरिका और सोवियत संघ बीच दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट और अमेरिका व सोवियत संघ के बीच तनाव व प्रतिस्पर्धा है। तो ये दोनों शीत युद्ध का इनका संबंध था, बिल्कुल सत्य है। तो यानी बी इसका सही विकल्प है। बट अमेरिका और सोवियत संघ बीच दोस्त ऐसे नहीं, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोस्त नहीं थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वार यानी 1945 की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 तक ये दोनों जो थे दोस्तों मित्र राष्ट्र समूह में शामिल थे और एक साथ मिलकर उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा। बट अमेरिका द्वारा जैसे जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम से आक्रमण किया गया और बिना वो भी सोवियत संघ को बताए, तो इससे दोनों में दुश्मनी हो गई और आपसी प्रतिस्पर्धा ने ही शीत युद्ध को जन्म दिया था। राइट। तो ये ऑप्शन थर्ड जो है गलत है, इसका सही विकल्प है बी। चलिए दोस्तों इसी बात पर एक लाइक तो बनता ही है। दोस्तों वीडियो भले ही लंबी है बट बहुत काम किया, मैं गारंटी देता हूँ। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पूरा सिलेबस भी इसी वीडियो में भी कवर हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रथम विश्व डैश से डैश के बीच हुआ। दोस्तों प्रथम विश्व जो था वो डैश से डैश के बीच हुआ। तो प्रथम विश्व दोस्तों कब हुआ था? 1914 से 1918 में भी। और इसी प्रथम विश्व युद्ध के बाद दोस्तों 1919 में एक संघ की स्थापना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? यूएन, जिसे राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है? तो इसमें से वो देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं है उसमें कौन है? ब्राज़ील संस्थापक देशों में से नहीं है। बाकी कौन है? भारत, मिस्र, ठीक है, घाना, यूगोस्लाविया। और अगर हम बात करें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों में से तो दोस्तों इसमें भारत आता है। और भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ठीक है। यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वानिन क्रोमा इंडोनेशिया के। तो इस तरह से 5 देशों के 5 राष्ट्राध्यक्षों मिलकर जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से नाम के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना 1961 में कहाँ होती है? 1961 कहाँ होती है? 1961 में बेलग्रेड। जी हाँ, 1961 बेलग्रेड। और अगर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अगर हम बात करें तो गुटनिरपेक्ष जो बात करते हैं तो इसका जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सम्मेलन भारत में कब होता है? तो भारत में 1983 में इसका सम्मेलन होता है। उसमें उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंदिरा गांधी ने। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें इस बात के लिए। चलिए सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने डैश और डैश को झेला। दोस्तों अगर हम बात करें तो इस विकल्पों की तो सोवियत संघ के अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला। गृह युद्ध बगावत का मतलब क्या कि आप सभी होता है कि सोवियत संघ के जो छोटे छोटे गणराज्य थे, बाल्कन राज्य थे, ठीक है, लिथुआनिया और इसके अलावा जो साम्राज्य उनमें गृह युद्ध भी रहा और धरना प्रदर्शन भी रहे। बट इसमें जो सबसे सटीक जो वर्णन है वो है गृह युद्ध और बगावत।
हालांकि ये भी सही हो सकता है, बट अगर सही सटीक की बात करें, जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, वो उसमें सी इसका सही उत्तर माना जाएगा दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 6, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सोवियत संघ की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर क्या करेक्शन किया गया, तो यहाँ पर जो सही है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या है, सही नहीं है। तो सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कथन सही नहीं है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी, बिल्कुल कथन सही है। उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था, बिल्कुल ठीक है। और अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था, बिल्कुल ठीक है। जनता को आर्थिक आज़ादी थी, ये बिल्कुल कथन गलत है। तो इसका सही विकल्प हो दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, आप किस आधार पर कहेंगे कि लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा? देखो, लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसलिए की गई ताकि भविष्य में फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे दूसरे विश्व युद्ध का सामना ना करना पड़े। बट लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा क्योंकि सेकंड दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो ये कथन इसका सही है। आप सभी पता है कि जो लीग ऑफ नेशन थी उसमें जो वही राष्ट्र थे जो विजयी राष्ट्र थे, और विजय राष्ट्र ने जो है पराजित राष्ट्रों पर दबाव बनाया, और इसी वजह से ये अपने उद्देश्यों में कामयाब नहीं हो पाया, और इसी वजह से हमें सेकेंड वर्ल्ड वार का सामना भी करना पड़ा विश्व को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में जो स्थायी अगर सदस्यों की बात करें तो है 5 स्थायी सदस्य हैं। इसमें कौन कौन, इन्हें P5 के नाम से भी जाना जाता है। और 5 कौन कौन से दोस्तों? अमेरिका, चाइना, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 स्थायी सदस्य हैं। अगर अस्थायी सदस्य की बात करें तो 10 अस्थायी सदस्य हैं, और भारत भी उन अस्थायी सदस्यों में से एक है। चलिए प्रश्न नंबर 9, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में ढांचागत सुधार हेतु एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जिसमें कुछ शिकायतों का जिक्र था, उन्हें पहचाने। 1992 में संयुक्त राष्ट्र की जो आम सभा में दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के बाद स्वीकार की गई। इसमें कई मुद्दों पर बहस की गई। उन मुद्दों में से कुछ निम्नलिखित तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, उसमें आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है। सुरक्षा परिषद जो था राजनीतिक वास्तविकता की नुमाइंदगी नहीं करता, ये कथन उसमें उठा था। इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों के हितों की छाप होती, बिल्कुल ये कहा गया था। और सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये कथन यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं। ऐसा आप सभी को पता है कि सुरक्षा परिषद में अधिकांश बात करें यूरोपीय देशों का प्रतिनिधित्व है, दक्षिण एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व कम है। तो ऐसे में उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य, और इसीलिए बार बार सुरक्षा परिषद में जो है संख्या को लेकर हमेशा दबाव बना रहता है कि जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। अफ्रीका, दक्षिण एशिया के जो समूह राष्ट्र हैं उनके भी देशों की नुमाइंदगी वहाँ पर होनी चाहिए। और आप सभी पता है कि जो सुरक्षा परिषद में 5 जो राष्ट्र उन्हें वीटो पावर का भी दर्जा दिया गया, वीटो शक्ति भी प्राप्त है। चलिए प्रश्न नंबर 10, आज़ाद भारत के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियाँ थी? तो आज़ाद भारत के सम्मुख जो प्रमुख चुनौती, जैसे आप सभी को पता है कि 1947 में 14-15 अगस्त को भारत आज़ाद होता है, और आज़ादी के बाद भारत जो है द्विधर्म सिद्धांत के आधार भारत का विभाजन हो जाता है। और आज़ादी बाद भारत के सामने बहुत समस्याएं थी। उन समस्याओं में 3 महत्वपूर्ण समस्याएं कौन कौन थी? सभी को एकता के सूत्र में बांधे रहने की, लोकतंत्र को कायम करना, विकास करना, ये सभी समस्या हमारे सामने मौजूद थी। तो इसका जो सही विकल्प है वो 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। जैसे कभी कभी इसके आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का जो विभाजन था वो किस प्रस्ताव के आधार पर किया गया? तो भारत का जो विभाजन था वो 3 जून 1947 जो विभाजन प्रस्ताव था उसके आधार पर किया गया। क्लियर? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक और, आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू किस भाषण को दिया गया? तो उस भाषण का नाम है ट्रस्ट विद द डेस्टिनी। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से दोस्तों। ठीक है, चलिए आज़ादी के समय भारत यानी भारत के जो विभाजन की घोषणा किसने की? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर की गई। जैसे बहुत से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक जरूर कर दे। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था? नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य नहीं था। ए, कठिन संघर्षों से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, ये बिल्कुल था उनका। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, अपने मंत्रिमंडल के विकास करना, ये नेहरू का उद्देश्य नहीं था। तो विकल्प जो है डी वो गलत है, यानी आपका सही उत्तर होगा डी। बाकी तीनों नेहरू की विदेश नीति का उद्देश्य था। राष्ट्रीय एकता का अखंडता बनाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखना, तेज रफ्तार से विकास करना, ये सारी उद्देश्य था नेहरू जी का। प्रश्न नंबर 12, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट तथा पश्चिम देश का समर्थक था। अगर हम शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट की बात करें तो जो पूर्वी गुट था वो था समाजवाद और साम्यवाद, और पश्चिमी गुट था वो पूंजीवाद था दोस्तों। और इसमें जो सही विकल्प आएगा वो होगा समाजवाद और साम्यवाद। सोवियत संघ जो है एक समाजवाद और सामाजिक विचारधारा पर आधारित एक राष्ट्र था, और अमेरिका जो था पूंजीवादी राष्ट्र था।
निम्नलिखित में से किस देश को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया? तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया गया। जैसे आप सभी को पता है कि रूस जो सोवियत संघ के 15 गणराज्य थे, उन 15 में से सबसे बड़ा राष्ट्र था रूस, और इसलिए रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी को भी घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, UNHCR किससे संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से, यानी इसका डी सही विकल्प है। और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से जो है वो विश्व के तमाम शरणार्थियों को जैसे अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन, सीरिया, ऐसी तमाम जहाँ पर हमेशा ग्रे रहता है, वहाँ के तमाम शरणार्थी जो है विश्व के अनेक देशों में जाते हैं। और इसी का काम यह है कि विश्व के जितने भी गृह युद्ध के चपेट थे जो नागरिक, उन्हें अपने एक माध्यम से उनको शरण देना, उनके विकास करना, उनकी शिक्षा की देखभाल करना, ये सारी चीज़ें UNHCR के जो है वही करती है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है? संयुक्त राष्ट्र के सामने किन दो बुनियादी सुधारों का मसला है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र के सामने जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार का मसला है वह है कि सदस्य संख्या पर सहमति। देखो, सदस्य संख्या पर सहमति तो बिल्कुल भी नहीं बनाई गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अभी भी। और संगठन की बनावट, प्रक्रिया में सुधार, और प्राथमिक मुद्दों और विवादों को तय करना, और संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। तो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो बुनियादी सुधारों का जो मसला है, सबसे पहले किसका मसला है सुधारों का? वह है सदस्य संख्या पर सहमति का। क्योंकि जो सदस्य संख्या के संयुक्त राष्ट्र की जो सहमति, इसमें संयुक्त राष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहाँ बदलाव की बहुत आवश्यकता है। और संगठन की बनावट प्रक्रिया में यहाँ पर भी बदलाव की गुंजाइश तो है, बट इतना अधिक वहाँ पर जरूरी नहीं दिया गया है। प्राथमिक मुद्दों व विवादों को तय करना कि कौन से मुद्दे संयुक्त राष्ट्र के सामने रखे जाएं, कौन से नहीं रखे जाए, इसको लेकर लगातार जो है वो चलते रहते हैं। इसका कथन जो हो सकता है वह दोस्तों है A, B और 3 इसके सही उत्तर हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16, विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में कौन कौन से दो इलाके शामिल थे? तो विभाजन के पश्चात बने पाकिस्तान में जो इलाके शामिल थे उसमें पूर्वी पाकिस्तान व पश्चिमी पाकिस्तान शामिल किया गया था। जी हाँ, पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। 1971 में बांग्लादेश का गठन भी किया गया था पूर्वी पाकिस्तान को हटाकर। 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे, तो 1917 की रूसी क्रांति के नायक थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, तो इसका उत्तर है व्लादिमीर लेनिन, जो रूसी क्रांति के नायक थे, जिसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है शीत युद्ध का काल पहचानिए। तो शीत युद्ध का काल था दोस्तों, शीत युद्ध के काल की शुरुआत कब से होती है? तो सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति से ही शीत युद्ध की काल की शुरुआत मानी जाती है, और वो शुरुआत होता है 1945 से लेकर 1991, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन तक का जो सफ़र था वो उसे ही काल को हम शीत युद्ध के काल के नाम से जानते हैं। और इस काल में दोस्तों बहुत सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी। इसमें नैम की स्थापना होती है, छोटे मोटे दलों की स्थापना की जाती है। और शीत युद्ध की जो अगर हम बात करें चरम उत्कर्ष में आपको पहले बता दें तो क्यूबा मिसाइल संकट था। और इसके अलावा अमेरिका द्वारा जापान के 1945 जो परमाणु आक्रमण किया गया 1945 में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, और इसी के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति हो जाती है। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा सहायता दिए जाने को क्या कहा गया? तो पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका द्वारा जो सहायता देने के लिए जो योजना बनाई गई दोस्तों, उसे कहा गया था मार्शल योजना। क्योंकि अमेरिका उन तमाम देशों को पूंजीवाद की ओर अग्रसर करना चाहता था, इसलिए उन्हें कोई मदद भी पहुंचाई गई, और ये इसी योजना को कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति के नाम से चलाई गई योजना जिसका नाम था मार्शल, और इसीलिए इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 20, अपने विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ? अपने विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत किस गुट में शामिल हुआ है? तो देखो दोस्तों, अपनी विदेश नीति को सक्षम बनाने के लिए भारत ने इसमें से किसी भी गुट को शामिल नहीं हुआ, यानी इसमें से कोई भी नहीं, इसको उपयुक्त में से कोई भी इसका उत्तर नहीं आएगा। बट भारत ने नाम की स्थापना की, और नाम जो था वो एक गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का एक समूह है, जिसमें इनका उद्देश्य था कि ये जो भी नैम के सदस्य गुट हैं वो इन दोनों गुटों में शामिल होने से बचे, क्योंकि अगर उन दोनों गुटों में शामिल हो जाते तो वो अपनी राष्ट्रीय एकता अखंडता को बचा ना रख पाते और अपना विकास भी सही प्रकार से नहीं कर पाते। इसलिए भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को बनाए रखने के लिए नैम की स्थापना की, और नैम में प्रमुख संस्थापकों में से एक थे, आप कह सकते हैं प्रमुख संस्थापक भी भारत ही था। तो हमने नैम को अपनाया, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 बेलग्रेड सम्मेलन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आज यहाँ से पूछा गया, तो हो सकता है दोस्तों बोर्ड में आपसे पूछा जा सकता है कि
नेम के संस्थापक सदस्यों में कौन कौन से लोग शामिल थे? मिलान करने के लिए आ सकता है बेलग्रेड सम्मेलन कब हो, ये आ सकता है। ये एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ होता है, ये आ सकता है। कब होता है, ये आ सकता है। तो इस तरह से आपके इस नेम से और गुट निरपेक्ष आंदोलन से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, भारत चीन के संबंधों की शुरुआत प्रारंभ में डैश। तो भारत चीन अगर संबंधों की बात करें तो हमारे जो संबंध थे दोस्तों पहले डिफरेंशियल थे। हम आपस में कुछ मुद्दों पर सहमति रखते थे, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं रखते थे। तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो इसका उत्तर विभेदक हो सकता है, ठीक है, 99% जो है। बट अगर कुंजी की बात करें आंसर की में, तो ये जो है वो दोस्ताना आ रहा है। बट सही माने दो तो हमारे संबंध जो है दोस्ताना तो कभी सही से थे ही नहीं। हाँ, 1954 में जब हम पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो वहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया उससे पहले, तो वो हम कह सकते हैं दोस्ताना। बट हम डिफरेंशियल थे या विभेदक थे, कुछ मुद्दों पर सहमति थी, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं भी थी। क्लियर। और इसके अलावा अगर हम देखें सीमा विवाद तो हमारे लिए हमारा और चीन का हमेशा रहा है, चाहे वो डोकलाम हो, चाहे आपका दर्रा हो, इसके अलावा चाहे आपका लिपुलेख दर्रा हो। तो ये इसके लेक सीमा में तो हमारे हमेशा इसे ही रहा है। और फिर आपको पता ही है कि जब दलाई लामा भारत में शरण ले लेते हैं तो इसके बाद हमारे संबंध लगातार खराब होते चले गए। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? दूसरा विश्व चला दोस्तों 1939 से 1945 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वार जैसे ही समाप्त हो तो वैसे ही सोवियत संघ में कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऐसे संगठन की स्थापना पर बल दिया जाना जिसका नाम निकला बाद में, उसका क्या कहा गया? यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं UNO। 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना कर दी गई। और अगला प्रश्न है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कुल कितने सदस्य थे? शुरुआत में तो 51 थे, और वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 193 194 सदस्य भी वर्तमान में हैं। और भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ? तो दोस्तों भारत जो था संयुक्त राष्ट्र में वो अक्टूबर 1945 में। हालांकि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है संस्थापक सदस्यों में से एक है, और भारत ने अक्टूबर 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र के में सदस्य के रूप में हस्ताक्षर भी किए थे। आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या लगभग कितनी थी? तो दोस्तों आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या जो थी वो थी 565। और इन रजवाड़ों की अगर हम बात करें तो अधिकांश देसी रजवाड़े जो थे वो भारत में शामिल हो गए थे। बट इनमें से ऐसे ऐसे अगर बात करें हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो ये वो राज्य थे जो लगातार जैसे जो हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, त्रावणकोर और आपका दोस्तों मणिपुर, तो ये कुछ राज्य थे जो भारत में शामिल ना होना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल ना होना चाहते, वो अलग से राष्ट्र की मांग कर रहे थे। तो इन राज्यों को बाद में शामिल करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। अंततः अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सहयोग से, उनकी दूरदर्शिता के आधार पर हमने इन सभी राष्ट्रों को भारत में शामिल कर लिया। अगर प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि भाई जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया है, तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, और हैदराबाद की जो पुलिस कार्रवाई की गई थी वो ऑपरेशन पोलो कहा गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज़ादी के तुरंत पहले, प्रश्न नंबर 25, आज़ादी के तुरंत पहले निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने राज्य को भारतीय संघ से आज़ाद रखने की घोषणा की? तो आज़ादी से पहले वो राज्य जिसने भारतीय संघ से आज़ाद रहने की घोषणा की वो है त्रावणकोर के राजा, यानी बी इसका सही विकल्प है, त्रावणकोर। कोचीन। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश शामिल थे? तो मित्र राष्ट्रों की अगर हम बात करें तो इसमें सभी हैं, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, यानी इसका जो सही विकल्प है वो है 1, 2, 3 और 4, सी सही विकल्प है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से कथन विषम का चयन करें? तो विषम कथन का चयन करें दोस्तों, इसमें देखो योजना आयोग बिल्कुल ठीक है, 1995 की स्थापना होती है। योजना आयोग को समाप्त 2014 में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में होती है, और नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 2015 में होती है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो है ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के संबंध में सही नहीं है? तो सोवियत संघ के कथन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दूसरे विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति रूप उभार, संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी, विशाल ऊर्जा संसाधन था, अमेरिका से अधिक उन्नत व्यवस्था थी। तो डी इसका सही विकल्प नहीं है, बाकी सभी सही हैं। सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा कितने वर्ष शासन किया गया? तो सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासन किया गया था 70 वर्ष तक। जी हाँ, 70 सालों तक सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासन किया गया था। UNESCO का विस्तृत रूप क्या है? तो वह है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को।
प्रश्न नंबर 31, विभाजन के समय तय हुआ था कि डैश को विभाजन का आधार बनाया जाए। तो विभाजन के समय तय भाषा को ही विभाजन का आधार बनाया गया था। अंततः बाद में भाषा के आधार पर जो पहला बनने वाला राज्य वह है दोस्तों आंध्र प्रदेश। 1952 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और राज्य पुनर्गठन आयोग जब बनाया गया तो उस राज्य पुनर्गठन आयोग को लागू किया गया 1956 में। और 1956 में भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विभाजन के समय दो प्रांतों डैश और डैश का भी बंटवारा किया गया। तो विभाजन के समय दो प्रांत पंजाब और बंगाल के बंटवारा किया गया। पंजाब सिंध प्रांत बंटवारा किया गया बलोचिस्तान, ठीक है। और बंगाल से आपको पता ही है कि पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल का विभाजन किया गया। सी इसका सही विकल्प है। भारत में शामिल होने के लिए विलय का एक सहमति पत्र बनाया गया जिस पर राजाओं को हस्ताक्षर करने होते थे, उसे क्या कहा गया। तो भारत में शामिल होने के लिए दोस्तों एक विलय पत्र का तैयार किया गया और विलय पत्र को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और इसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सहमति हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 34, अभिकथन सोवियत संघ में मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। बिल्कुल ठीक है। और कारण क्या है, भूमि अन्य संपत्तियों और उत्पादन का व वितरण पर राज्य का नियंत्रण था। तो कथन और कारण दोनों सत्य है, तो ए इसका सही विकल्प है। हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था। तो हैदराबाद के शासक को निज़ाम कहा जाता था। ठीक है। और अगले पेपर में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हैदराबाद को भारत में कब विलय किया गया, हैदराबाद के निज़ाम का नाम क्या है, और हैदराबाद के जो सिपाही थे या हैदराबाद के जो सैनिक थे उसे किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है दोस्तों। नेक्स्ट पेपर में आपको बखूबी से देखने को मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो प्लीज़ तैयार कीजिए। अगला है ताशकंद समझौता निम्न में से किन देशों के बीच हुआ। ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में 1965 के युद्ध के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि ताशकंद समझौता किन किन भारत के कौन थे और पाकिस्तान के कौन थे भारत, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिए दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस प्रकार से आगे तैयारी करनी है। और अगला है पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता कौन थे। तो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष को किस नाम से जाना। तो जुलाई 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ उसे कारगिल संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, कारगिल कहाँ पर स्थित है, ये आपको इस पेपर में अगले पेपर में पूछा जा सकता है। कारगिल का युद्ध कब समाप्त हुआ ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर। अगला है प्रश्न नंबर 39, 1962 से 1971 के बीच भारत कितने युद्धों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों 1962 से लेकर 1971 तक अगर हम बात करें तो भारत को टोटल 3 युद्धों का सामना करना पड़ा था। 1962 भारत और चाइना, 1965 भारत और पाकिस्तान, फिर 1971 भारत और पाकिस्तान। तो 3 युद्धों का सामना करना पड़ा था। इनमें से एक में भारत को हार का सामना करना पड़ा और 2 में भारत ने विजय हासिल किया। अगला है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान बढ़ रहा है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाने वाले रसायनों के फैलाव का इस्तेमाल होने के कारण। तो अभिकथन और कारण दोनों सही और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, ए इसका सही विकल्प है। गुट निरपेक्ष आंदोलन अब अप्रासंगिक हो गया है। आर्थिक कारण में अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए विकासशील राष्ट्रों का मंच होना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रासंगिक हो गया बात करें तो बिल्कुल कथन गलत, यानी इसमें अभिकथन गलत है लेकिन कारण सही है, यानी सी इसका सही विकल्प है दोस्तों। भले ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक, अभी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन वो अप्रासंगिक नहीं है, हाँ इसका इतना अधिकांश प्रयोग नहीं किया, फिर भी अभी भी विकासशील राष्ट्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है उनके नीति को फॉलो करवाने में। क्लियर। और आर्थिक विकास में जो है मजबूती के लिए विकास मंच होना चाहिए। अगला है ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही रजवाड़ों को छूट थी कि वे अपनी इच्छा के अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल हों या अपने आप को स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के बिल्कुल आज़ादी समय ये रजवाड़ों को छूट प्रदान कर दी गई थी, या तो भारत में शामिल हो जाए या तो पाकिस्तान में, या अपना स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की घोषणा नहीं कर सकते। बिल्कुल कथन अभिकथन बिल्कुल सत्य है। और कारण क्या है, ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ रजवाड़ों रियासतों के राजा और प्रजा को भी निर्णय लेने का अधिकार था। तो ये कारण बिल्कुल नहीं, अभिकथन सत्य है यानी अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। तो इसका जो सही विकल्प वो है दोस्तों डी।
आज़ादी के समय विश्व में दो आर्थिक मॉडल उदारवादी पूंजीवादी तथा समाजवादी मॉडल प्रचलित थे, जिसमें से भारत ने किसी को भी नहीं अपनाया। बिल्कुल, भारत ने क्या अपनाया था? मिश्रित, दोनों को मिला जुला स्वरूप अपनाया था। और भारत ने दोनों में से किसी को ना अपनाकर मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सरकार व निजी कंपनियां दोनों का अपने अपने उपकरणों पर प्रभुत्व था और उस समय वही बेहतर था। बिल्कुल ठीक है, ये सही है, यानी दोनों कथन सही हैं और सही परिभाषित कर रहे हैं। ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 44, अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं ने 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर सदस्य राष्ट्रों को हस्ताक्षर करने को कहा। बिल्कुल कहा था। तो इस पर भारत ने हस्ताक्षर करने मना कर दिया क्योंकि विभेदकारी था। बिल्कुल ठीक है। तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया और भारत ने इसे भेदभावपूर्ण माना। बिल्कुल माना, इसी वजह से हमने उस पर मना कर दिया था। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है। बी इसका सही विकल्प है। विभाजन के समय हुए बंटवारे में वित्तीय संपदा के साथ निम्नलिखित में से और किस किस का बंटवारा हुआ? अगर विभाजन में बंटवारे की बात करें तो टेबल कुर्सी बंटवारा किया गया था, टाइपराइटर तक बंटवारा किया, पुलिस के वाद्य यंत्र बंटवारे और रेलवे कर्मचारी का बंटवारा हुआ था। जो पहले कर्मचारी थे उनका भी बंटवारा किया था। इसमें उपरोक्त सभी आएगा, यानी 1, 2, 3 और 4 20 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो रूस यूएसएसआर को तत्काल बिल्कुल सही है। वार्सा संधि सैन्य समझौता है, बिल्कुल ठीक है। नाटो भी सैन्य समझौता, वार्सा रूस का है, नाटो अमेरिका का है। शॉक थेरेपी आर्थिक मॉडल है और यल्तसीन सुधार शुरुआत, बिल्कुल सुधार शुरुआत कौन थे? वो थे आपके मिखाइल गोर्बाचेव। तो डी इसका सही उत्तर है। नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए? नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो सिंधु नदी जल संधि, ताशकंद समझौता था, वो तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है। अगला है भारत और पाकिस्तान के लेखकों कवियों ने विभाजन की त्रासदी को किन किन माध्यमों द्वारा व्यक्त किया? तो उपन्यास के माध्यम से, लघु कथा के माध्यम से, कविता के माध्यम से। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है। क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ एग्ज़ाम नहीं होता, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऊपर आपको चित्र दिया गया है, आपको बताना है चित्र किससे संबंधित है। चित्र के अंदर गोले में बने मानचित्र किसको दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं विश्व को, यानी ए सही विकल्प है। भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। अगला है कार्टून के बीच में बैठे हुए नेता को पहचानिए। तो कार्टून के बीच में बैठे हुए नेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है? तो कार्टून में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है तो 1960 में चीन भारत सीमा विवाद की विफलता या असफलता को। अब गद्यांश दिया गया, गद्यांश पढ़कर आपको सारे उत्तर देने थे दोस्तों। यहाँ पर बहुत आसान गद्यांश दिया गया था। अब अरब स्प्रिंग शुरुआत के पीछे कौन से कारण थे? तो अरब स्प्रिंग की शुरुआत के जो 2 कारण थे वो सभी थे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है? ट्यूनीशिया से होती, कब? 2010 से। ये भी आपको पता होना चाहिए। अरब स्प्रिंग शुरुआत मानी गई 2010 से। अरब स्प्रिंग को किन किन देशों पर प्रभाव पड़ा? तो यमन, लीबिया, बहरीन, इन सभी देशों पर प्रभाव पड़ा। उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। मिस्र में 1979 के पश्चात कौन से सत्ता में था? तो मिस्र में 1979 के पश्चात सत्ता में था वो थे हुस्न मुबारक। अगला है हुस्न मुबारक के परिणाम स्वरूप ध्वस्त हो गए। तो हुस्न मुबारक जो थे वो पुलिस विरोध प्रदर्शन, धरनों के कारण जनता में गुस्सा और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन के कारण वो है विरोध क्या हो गए, उनका जो है ध्वस्त हो गया, परिणाम। अगला है 57, ये भी दोस्तों आपका गद्यांश से लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी सफलता क्या थी? वो थी देशी रियासतों का एकीकरण। भारत की तमाम देशी रियासतों के एकीकरण उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के किसान महिलाओं ने दी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को और किस नाम से जाना जाता था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, जी हाँ, लौह पुरुष, आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। और उन्हीं के नाम पर गुजरात में नर्मदा तट पर एक मूर्ति बनाई जिसे हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। और 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के नाम क्या मानते हैं दोस्तों? यूनिटी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पटेल भारत की डैश को लेकर नहीं चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भारत जो है पटेल भारत के जो है दबाव, संप्रभुता, समानता, चुनौती, समस्या, एकता और पटेल भारत की क्षेत्रीय अखंडता को लेकर कोई समझौता नहीं चाहते थे। तो इसका जो सही विकल्प आएगा वो है डी। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके टोटल 60 प्रश्न। और यहाँ से दोस्तों मैंने आपको सभी बता दें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सरदार पटेल से, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस विचारधारा से थे,
वो किस राज्य से चुनकर आए थे, उनको और किस नाम से जाना जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चन को तैयार कीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियो से मुझे कोई भी डाउट है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, आप सभी को उत्तर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।